नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज के चैप्टर में हम मेनली पढ़ेंगे कि कांग्रेस का किस तरीके से विभाजन होता है और किस तरीके से इंदिरा गांधी जी का दौर शुरू होता है। और अगला जो चैप्टर है इमरजेंसी का, वो भी पूरी तरीके से इंदिरा गांधी जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है कि आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी जी की क्या क्या प्रतिक्रिया रही थी। ठीक है, वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और ये अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है कि किस तरह इंदिरा गांधी का दौर शुरू होता है। ठीक है, उनकी राजनीति में किस तरह शुरुआत होती है। समझ गए मेरी बात। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है अपनी एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ रहे हो, क्योंकि सेकंड बुक के जितने भी सारे चैप्टर रहे हैं ना, वो सपोर्ट मटेरियल में कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट करके दे रखे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आपको समझने में हो सकता है दिक्कत आ सकती है। तो प्लीज़ आप वीडियो देखने से पहले अपनी एनसीईआरटी या आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब आपको सारी वीडियोस अच्छे से समझ आएंगी। फर्स्ट बुक के तो सब समझ आ जाता है, लेकिन सेकंड बुक में थोड़ा बहुत दिक्कत करता है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए हम पढ़ते हैं अपना। चलिए, नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस के समक्ष कई चुनौतियां आईं, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है, जब नेहरू जी चले गए तो उनके बाद शास्त्री जी बने, फिर शास्त्री जी चले गए, फिर उनके बाद इंदिरा गांधी जी आई। ओके, ये है पूरा रोल। राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती। 1964 के मई में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। शास्त्री जी का 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते में निधन हो गया था। ठीक है, शास्त्री जी की मृत्यु के बाद मोरारजी देसाई व इंदिरा गांधी के मध्य राजनीतिक उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया और क्योंकि सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को अनुभवहीन होने के बावजूद प्रधानमंत्री बनाने में समर्थन दिया और यह मानकर वह दिशा निर्देशन के लिए सिंडिकेट पर निर्भर रहेंगी। यानी कि जो यहाँ पर सिंडिकेट का जो नाम लिया गया है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जो बड़े बड़े जो पुराने बहुत उच्च पद के नेता थे ये। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। वो इसलिए बनाया क्योंकि ये जो है इंदिरा गांधी को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो उनको लगा कि कल को ये प्रधानमंत्री बनती हैं तो ये हमारे दिशा निर्देश के दायरे में काम करेंगी। ओके, और मोरारजी जो देसाई थे वो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, तो उनको पहले से एक्सपीरियंस था कि गवर्नमेंट वगैरह कैसे चलाई जाएगी। तो इन सिंडिकेट नेता वालों को डर था कि भाई इनको अगर सत्ता हाथ में दे दी गई, यानी मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया, तो ये हमारे काबू में नहीं रहेंगे और इंदिरा गांधी जो है अनएक्सपीरियंस है, वो काबू में रहेंगी। लेकिन इतना तो कॉमन सेंस सोचना ही चाहिए कि भाई साहब कोई इंसान जब प्रधानमंत्री बनेगा तो अपनी पावर वो यूज़ कैसे करता है ये ज़रूर वो जानते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जो इंदिरा गांधी जो थी वो नेहरू की बेटी थी। उनको पहले से एक राजनीतिक परिवार में रही हैं, तो ये सारा ज्ञान उन्हें पहले से मिलता आ रहा था। ठीक है, क्योंकि जैसे वो प्रधानमंत्री बनेगी तो हर इंसान अपना एक कोई ना कोई एक रोल तो निभाता ही ज़रूर है। यह हर चीज़ को सोचना चाहिए। चलिए, ओके। नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। चलिए, चौथा आम चुनाव 1964। देखो 1964 से ना कांग्रेस के जो वर्चस्व में ना कमी आने लगी थी। मतलब कि जो पहले 3 चुनावों में लगातार कांग्रेस जीतती आई थी, लेकिन जो 1967 का चुनाव हुआ यहाँ पर कांग्रेस की जो पकड़ थी वो धीरे धीरे स्लो होती गई। कांग्रेस को कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था और जो जो नेता लोग हारे थे उनका मैप आता है कई बार एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ अपनी बुक जरूर पढ़ना। मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, निर्यात में गिरावट तथा सैन्य खर्च में बढ़ोतरी से देश में आर्थिक संकट की स्थिति बन गई थी। ठीक है, इस टाइम में ये सारी चीज़ें हो रही थी। विपक्षी दलों ने जनता को लामबंद करना शुरू कर दिया। ठीक है, लामबंद क्या करना शुरू कर दिया, कहाँ गया, शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में अनुभवहीन प्रधानमंत्री का चुनाव का सामना करना भी एक बड़ी चुनौती थी। चुनावों के नतीजों को राजनीतिक भूकंप का संज्ञा दी गई। ठीक है, कांग्रेस 9 राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार व पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास व केरल में सरकार नहीं बना सकी।
ये राज्य भारत के किसी एक भाग में स्थित नहीं थे, यानी कई राज्यों में कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता जो थे वो चुनाव हारे थे। ठीक है, ये बहुत मेन सोचने वाली बात थी। ठीक है, और ये सारी दिक्कतें भी थी देश के अंदर, इन सब का सामना भी एक प्रधानमंत्री को करना था, जो यहाँ पे बोला जाए अनुभवहीन प्रधानमंत्री के सामना चुनावों का सामना करना था। ये सारी चीज़ें इंदिरा गांधी जी को फेस करनी थी। कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन, जब कुछ चीज़ें प्लानिंग से नहीं चलती तो विघटन तो होता ही है। तो यहाँ पर विघटन होना शुरू हुआ, क्योंकि सिंडिकेट ने सोचा कि भाई हमारे दिशा निर्देश में काम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के पास पावर होती है कि उसके मंत्रिपरिषद में कौन से नेता लोग बैठेंगे, कौन नहीं बैठेंगे, किसको क्या काम दिया जाएगा, क्या काम नहीं दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सारे सम्मेलन वो व्यक्ति अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, काम कर रहा है, उसी के कहने पे सारी चीज़ें होंगी, तो ऑब्वियसली बात है वो अपना सही गलत का निर्णय लेना खुद जानती हैं, वो किसी के दिशा निर्देश पे थोड़ी चलेंगे। जब 18 साल का व्यक्ति एक व्यक्ति बता दिया जाता है कि वो सही गलत का निर्णय ले सकता है हमारे देश में, तो 35 साल का व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बनता तो वो तो कर ही लेगा। चलो, कांग्रेस का विभाजन। सिंडिकेट व इंदिरा गांधी के मध्य बढ़ते मतभेद व राष्ट्रपति चुनाव। 1969 में इंदिरा गांधी समर्थित उम्मीदवार वीवी गिरी की जीत व कांग्रेस के उत्तराधिकारी एन संजीव रेड्डी की हार से कांग्रेस को 1969 में कांग्रेस को विभाजन की चुनौती झेलनी पड़ी है। सिंडिकेट ने एन संजीव रेड्डी को उतारा था, ठीक है, इलेक्शन के लिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए, और इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को उतारा था, जिसमें इंदिरा गांधी जीत गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस जो है डिवाइड हो गई, एक बना कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस आर, जो कि इंदिरा गांधी की थी, ये वाली, ये सिंडिकेट की है, ये कांग्रेस आर। निष्कर्ष ये हुआ कि देखो भाई, 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपने जनाधार की खोई हुई ज़मीन को पुनः प्राप्त करते हुए गरीबी हटाओ के नारे से कांग्रेस को एक बार पुनः स्थापित कर दिया, यानी कि फिर से दोबारा से इलेक्शन हुए 1971 में, तो इंदिरा गांधी जो थी जीत के सामने ही। तो देखो सीधी सी बात है, हम इंडियंस हैं। यहाँ पर एक हरकत हो रही थी, वो है 1971 में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई, जहाँ पे इंडिया जीत गई। ठीक है, हमारा देश पूरा जोश में, हमें नहीं मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, गवर्नमेंट थी, इनके वजह से जीत गई, सीधी सी बात है, अगले प्रधानमंत्री गई। तो इस चुनाव में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब कि इनको जीत मिल गई थी, बहुत ज़्यादा वोट मिले थे। ठीक है ना, तो जिससे स्थापित हो गया था कि कांग्रेस में सिर्फ केवल इंदिरा गांधी अकेले ही है, यानी कि कांग्रेस की जो नई स्थापना हुई है उसका जो पूरा का पूरा वो क्या कहते हैं प्रतिनिधि जो है वो इंदिरा गांधी है और कोई नहीं है। ठीक है, इंदिरा है तो कांग्रेस है, ऐसा पूरा हो गया था सीन। तो लेकिन ये सोचना चाहिए कि जो गरीबी हटाओ, ये सारे जो नारे हैं ये वो आज भी चलते आ रहे हैं, आज भी गरीबी नहीं हटाई। कभी भी हमारे यहाँ इलेक्शन आते बड़े बड़े, वहाँ पे पाकिस्तान को पकड़ लेते हैं, इसको पेल देते हैं, हमारा ध्यान हर इम्पोर्टेंट चीज़ों से हट जाता है पूरी तरीके से, और बस आगे जो होता है वो हो जाता है। ठीक है, हमेशा हमें बहना नहीं चाहिए, जो हमारे मेन जो चीज़ें हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, कोई अगर इंटरफेयर हमारे राज्य में करेगा तो हमें उसे जवाब देना भी चाहिए। ठीक है, और हम जीतेंगे भी इसमें। ठीक है, हम सही हैं तो हम जीतेंगे भी। दूसरी बात यह है कि जो हमारे देश के मेन जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे गरीबी है, ठीक है, आय का असमान वितरण है, और वर्तमान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कितना बेकार हो रखा है, इन सब के ऊपर भी विशेष ध्यान देना चाहिए हम सब लोगों को। ठीक है, ओके, हमें कोई भ्रमित ना कर सके, ताकि हम अपने सही निर्णय ले सकें, बस और कुछ नहीं। हमें अपने निर्णय अच्छे से लेने चाहिए जो हमारे परिवार के लिए क्या हो, लाभदायक हो, हमारी सोसाइटी के लिए लाभदायक हो, बस और कुछ नहीं। चलिए, अगला पॉइंट है संवरणीय बिंदु, यानी कि कुछ मेन पॉइंट्स। लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से लेकर 1966 तक प्रधानमंत्री रहे। इस अवधि में देश ने दो चुनौतियों का सामना किया। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, खाद्यान्न संकट यानी मानसून की असफलता, सूखा जैसे अकाल पड़ गया। इन चुनौतियों से निपटने के लिए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। ठीक है, अगला जो चलो
1965 के युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में 1966 में सोवियत संघ के ताशकंद, यानी जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है, में भारत व पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौते की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी व पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के तौर पर, तो प्लीज़ इनको याद रखना कि इस समझौते में कौन कौन से लोग थे। 1960 के दशक को खतरनाक दशक भी कहा जाता है, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। क्योंकि इस दौरान भारत ने 2 युद्धों यानी कि 1962 भारत चीन और 1965 भारत व पाकिस्तान के मध्य युद्ध का सामना किया था, और देश में मानसून की असफलता और बेरोजगारी भी बढ़ गई थी और महंगाई भी बढ़ी थी, ठीक है, ये सारी, और कांग्रेस कई राज्यों में हारी भी थी, इसलिए इसको खतरनाक युद्ध कहा जाता है। चौथे आम चुनाव के दौरान देश की आर्थिक स्थिति डावाडोल यानी अनबैलेंस से पूरी तरीके से, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी, खाद्यान्न की कमी के चलते जन विरोध धीरे धीरे उग्र रूप धारण करने लगा, ये सारी चीज़ें हैं। और आज भी आप लोग सोसाइटी में न्यूज़ देख ही रहे होंगे तो किस तरह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की लगी पड़ी है, तो आप लोगों को देखना चाहिए। और लास्ट चैप्टर जब आप पढ़ोगे ना, सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर, वहाँ आपको इनडायरेक्टली आपको एक ही चीज़ पता लगेगी कि जो भी गवर्नमेंट आई है, ऐसा नहीं कि किसी ने अच्छा काम नहीं किया, काम अच्छा किया है। आपको इस बुक के अंदर ये भी मिलेगा कि बहुत सारी गवर्नमेंट आई जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, ऐसा नहीं करे, उन्होंने काम किए हैं, लेकिन ज़्यादातर सबका मुद्दा एक ही है, सत्ता 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 और कुछ नहीं, कि सत्ता चाहिए बस, चुनाव में जीतना है बस। और वर्तमान में आप लोग देख भी सकते हो, ये आपको दिख भी रहा होगा कि सिर्फ जीतना है और कुछ नहीं, राजनीति में सत्ता चाहिए, इलेक्शन करवाने बस। अगर हर चीज़ ऑनलाइन जा रही है तो चुनाव रैलियाँ भी ऑनलाइन जानी चाहिए, ठीक है। गरीब लोगों के काम धंधे खराब हो गए, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ना जाने कितने लोग जो अलग अलग राज्यों से आए थे वो अपने अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि उनको अपना काम धंधे का डर है, उनको लॉकडाउन का डर नहीं है। डर इस बात से होता है कि जब काम छिन जाता है तो उनकी आर्थिक सहायता कौन करेगा, कल को वो बीमार हो जाते हैं तो उन हॉस्पिटल में उनका इलाज कौन करेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और ये सवाल आपके मन में भी होंगे, तो प्लीज़ 18 साल के हम अच्छे से होंगे, हमें अपने वोट का अच्छा यूज़ करना ज़रूरी है, बस और कुछ नहीं। ओके, जो दल अपने कार्यक्रम व विचारधारा के धरातल पर एक दूसरे से अलग थे, एकजुट हुए तथा उन्होंने सीटों के मामले में चुनावी तालमेल करते हुए एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया। यहाँ पर ये है कि 1967 के इलेक्शन जब हुए ना, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से 1967 लिखता हूँ सही से, 1967 के जो चुनाव हुए, जो विपक्ष की पार्टी थी उनको एक चीज़ समझ आ गई कि भाई साहब जब भी हम चुनाव लड़ते हैं हमें ज़्यादा वोट नहीं मिल पाते, जिसके कारण हम सरकार नहीं बना पाते। मान लो 100 सीटें हैं, ठीक है ना, अगर किसी को सरकार बनानी है, ठीक है, सरकार मान लो जनता कितनी है, 100 लोग हैं, अगर सरकार बनानी है, ठीक है ना, तो लगभग 40% क्या चाहिए, वोट चाहिए, यानी कि 40 वोट चाहिए, ठीक है। वही इंसान क्या कर सकता है, सरकार बना सकता है। अब मान लो लगभग 5 पार्टी है, A B C D E है, ठीक है। ए में मान लो कांग्रेस है, सी में मान लो कांग्रेस हैगी, बाकी अलग अलग पार्टी है, ओके। अब भाई देखो, जिसका वर्चस्व होता है वो ज़्यादा सीटें ले जाता है, ठीक है, जिसका वर्चस्व होता है वो ज़्यादा सीटें तो जानी। मान लो इनको मिल गई 40, ठीक है, तो मान लो कि पहले ही जिता दिया हमने इनको मिल गई 20, इनको मिल गई 30, ठीक है, ओके, ये हो गया 20 30 50, और इनको मान लो 5 ओके। अगर हम सिंगल देखें तो इसमें जीता कौन है, और सीधी गवर्नमेंट तो कांग्रेस जीत गई। अगर हम
लेकिन अगर हम ए, बी और डी, सी इन सभी को टोटल कर दें तो टोटल बन जाएगा 60। ठीक है, यानी कि ये लोग जीत जाते हैं। ओके, तो इसी चक्कर में इन्होंने क्या करा कि एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया, यानी यूँ कह सकते हो संगठन बनाया। ठीक है, जिसे हम ग्रैंड अलायंस भी कहते हैं, आगे चल के इनका नाम आएगा। यानी कि विपक्ष क्या करे, सारे लोग इकट्ठे हो गए, सारे इकट्ठे हो गए। ठीक है, तब जाके वो सरकार बना पाए थे। ठीक है, और ये वाला सीन हुआ था इमरजेंसी में, इमरजेंसी के बाद 1975 के बाद जब चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस हट गई थी और ग्रैंड अलायंस की सत्ता बनी थी। ठीक है, लेकिन फिर वही बात है कि जब सारे इकट्ठे होते हैं तो भाई लड़ाई झगड़ा होता ही है। फिर वही सत्ता के लिए लड़ाई वगैरह शुरू हुई, फिर सरकार दोबारा गिर गई। वो बात की बात है, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ आपको मेन बात समझ आनी चाहिए कि एकजुट हुए तथा उन्होंने सीटों के मामले में चुनावी तालमेल करते हुए एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। इनका नाम हमेशा आता है एमसीक्यू में, गैर कांग्रेसवाद का नाम किन्होंने दिया, तो आप हमेशा याद रखना राम मनोहर लोहिया जी ने दिया था। इन सब के बारे में एनसीईआरटी की किताबें ना साइड साइड में कॉलम बने होंगे, नाम लिखा होगा इनका, और छोटी सी ऐसे इमेज होगी यहाँ पर, और सब कुछ डिटेल्स ऐसे लिखी होगी। तो प्लीज़ ना आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना, और जितने भी नेताओं के नाम हैं उनको अच्छे से पढ़ना, और सरकार भी उन्होंने बता रखी किस राज्य से, किस गवर्नमेंट से वो संबंधित है। चलो आगे। चुनावों के जनादेश को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई क्योंकि कांग्रेस पहली बार चुनाव हारी थी। उसे प्राप्त वोटों के प्रतिशत व सीटों की संख्या क्या थी, कमी आई थी। जीत मतलब सत्ता में तो वो थे, लेकिन जो परसेंटेज था ना वो सीटों का, वो बहुत ज़्यादा गिर गया था। एग्जाम्पल के मान लो किसी को भाई बचपन से 90% नंबर मिलते थे, 90% नंबर आ रहे हैं, अब एकदम से उसको क्या मिलते हैं, 60% नंबर आ गए, ऐसे रिजल्ट गिर गया एकदम सडनली, ये सीन है, तो घबरा गए वो। 1967 के चुनावों से राज्यों में गठबंधन की परिघटना सामने आई और कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया। इनको 1967 के चुनाव में भारी बहुमत मिला था। पंजाब में बनी एसडी की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कहा गया। ठीक है, ओके। दल बदल, भाई इनके ऊपर ना बहुत बार मैप भी आता है, आया राम गया राम, जो कि गयालाल नाम था उनका। दल बदल, जब कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत जाए व चुनाव जीतने के बाद उस दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाए तो उसे दल बदल कहते हैं। मतलब कि कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, फिर कभी यहाँ है, फिर वापस यहाँ है, फिर कभी यहाँ है, कभी यहाँ, ऐसे हरकतें चलती गई। ठीक है, तो इसे दल बदल कहते हैं, यानी कि जो व्यक्ति एक जगह नहीं रहता, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ करता रहता है। तो उनके लिए 1967 के चुनावों के बाद कांग्रेस के एक विधायक हरियाणा गयालाल ने एक पखवाड़े यानी एक टाइम पीरियड में 3 बार, बहुत ही कम समय में, यानी कि बहुत ही कम समय में 3 बार पार्टी बदली। उनके ही नाम पर आया राम गया राम को जुल्मा बना। ठीक है, ये जुमला दल बदल की अवधारणा से संबंधित है। कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली व ताकतवर नेताओं के समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट कहा जाता है। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण रहता है। ठीक है, ओके। आप सीधा सा नॉर्मली यूँ कह सकते हो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। ठीक है, सिंडिकेट नेता के कामराज, इनका नाम जरूर याद रखना भाई, इन्होंने मिड डे मील की योजना शुरू करी थी। के कामराज मद्रास के थे, एस के पाटिल बम्बई यानी मुंबई शहर, के एस निजनिगलप्पा मैसूर कर्नाटका, एन संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश, अतुल घोष पश्चिम बंगाल, ये सब। ठीक है, अब आता है 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरवा दिया। इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने के लिए
कहा वीवी गिरी चुनाव जीत गए, यानी कि ये चुनाव करवाया गया। सभी ने कहा, ये सिंडिकेट का नारा था कि इंदिरा हटाओ, बस इंदिरा को हटाना है, जो भी करना है इनको हटाओ। ठीक है। इंदिरा गांधी ने सभी संसद के सभी लोगों से कहा कि आप जिसको भी वोट देना चाहते दे दो, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो और उसी को ही वोट दो। रिजल्ट ये हुआ कि वीवी गिरी जीत गए, यानी कि इंदिरा गांधी जीत गई। इसका एक मैप भी आता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपकी सेकंड बुक, प्लीज़ आप उसको पढ़ते रहें। 11वीं में भले आपने कोई बुक नहीं पढ़ी होगी तो आपने उसे 12वीं में भी नहीं पढ़ा होगा। तो 12वीं में जो आपने किताबें ख़रीदी हैं और जो सपोर्ट मटेरियल आपने स्कूल में फाइट कर लिया है, ठीक है, तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ें उनको। ठीक है, ओके, बस और कोई रिक्वेस्ट नहीं, आप बुक्स पढ़ें, क्योंकि जब 12वीं पास करें तो आपको ये तो महसूस हो कि हाँ हमने कुछ किताबें पढ़ी थी, वो भी पूरी पढ़ी थी। 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनावों के बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, ये पहले पेज पे बता दिया था। वही सारी बातें ये बता रहे हैं, बस मेन वही है कि इंदिरा गांधी के बारे में बताया है और चुनाव के बारे में बताया है। इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है कि 1967 का चुनाव एक भूकंप वाला टाइम पीरियड क्यों था ये। ठीक, देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार दिया था तथा सरकार की तरफ से कुछ विशेष भत्ते देने का भी आश्वासन दिया था, यानी कि स्पेशल भत्ते, बोनस, सिक्योरिटी, यानी पेंशन कह सकते हैं, जो देशी रियासतों के राजाओं इन सबको मिलती रहती थी जब इनका विलय भारत में करा दिया गया था। यह दोनों निजी संपदा व भत्ते इस बात को आधार मानकर तय की जाएगी कि उस रियासत का विस्तार, राजस्व व क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को प्रिवी प्रेस कहा गया। ठीक है, यानी कि जब इनको भारत में शामिल किया गया था रियासतों को, तो भारत सरकार द्वारा इनको कुछ पेंशन, कुछ बोनस और ज़मीन, इन सब के ऊपर कुछ राइट्स दिए गए थे। ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने इनको ख़त्म कर दिया। इंदिरा गांधी ने 1967 के चुनाव की खोई ज़मीन प्राप्त करने के लिए 10 सूत्रीय कार्यक्रम अपनाए। इसमें बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें खाद्यान्न व सरकारी वितरण, भूमि सुधार आदि शामिल थे। 1971 के चुनावों में गैर साम्यवादी तथा गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टी ने चुनावी गठबंधन ग्रैंड अलायंस बनाया था। इंदिरा गांधी ने सकारात्मक कार्यक्रम रखा व गरीबी हटाओ का नारा दिया। ठीक है, ग्रैंड अलायंस ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या करा, गरीबी हटाओ, इन सब के नारे दिए थे। इंदिरा गांधी ने प्रिवी प्रेस की समाप्ति पर चुनाव अभियान में जोर दिया, यानी ये जो स्पेशल राइट जो दिए गए थे इन सबको ख़त्म करो। ठीक है, अब यहाँ पे चुनाव के परिणाम थे, ये डाटा MCQ में आता है। चुनाव परिणाम, कांग्रेस आर व CPI, ठीक है, CPI 375 सीटें मिली। गठबंधन CPI गठबंधन, यानी कि यहाँ पर 352, यानी कि 352 कांग्रेस आर प्लस 23 कांग्रेस पार्टी। ओके, इतनी मिली। कांग्रेस ओ को 16 और ग्रैंड अलायंस को कितनी मिली, 40 से भी कम सीटें मिली। तो इस रिजल्ट से पता लग जाता है कि भाई जो कांग्रेस आर व CPI ये क्या थे भाई, जीत गए। उन्हें सीधी सीधी बात करें तो इंदिरा गांधी जो थी जीत गई थी। सीधी सी बात है। अगर देखो मुद्दा क्या है यहाँ पर, इंदिरा गांधी के जो मुद्दे थे वो ये था, गरीबी हटाओ का नारा था। ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली बात, हमारे देश में गरीबी बहुत है और आज भी है, तो उसको हटाना था। जो आर्थिक मुद्दों पे बात हो रही है, ठीक है, ओके। और इनका जो था मुद्दा था वो सीधा था, इंदिरा हटाओ। किसी पर्सन को हटाने से थोड़ी कुछ हो जाता है, पर्सन को हटाओ ना हटाओ तो बात की बात है। आपके एजेंडा कैसे, एजेंडे के बाद उसको पूरा करते हो, ये मैटर करता है। इंदिरा गांधी के समय में जब गवर्नमेंट बनी तो जैसे ये जो था गरीबी हटाओ, कई सारे लोगों को मकान दिए गए थे। आप सब अगर देखोगे, अपनी फैमिली से पूछोगे तो वो बताएंगे कि बहुत सारे मकान जो है बांटे गए थे। ठीक है, वो भी फ्री था ऑलमोस्ट।
चलो, कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापना। अब कांग्रेस पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आधारित थी। कांग्रेस अब विभिन्न मतों व हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। यह कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीबी, महिला, दलित, आदिवासी व अल्पसंख्यकों पर निर्भर थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को पुनर्स्थापित तो कर दिया, परंतु कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदल दिया। ठीक है, पहले जो कांग्रेस का नेचर था सभी को इकट्ठे लेके चलना था, अब नहीं था। पार्टी का संगठन ढांचा की अपेक्षाकृत क्या था, कमजोर था। गरीबी हटाओ का नारा तथा इससे जुड़ा कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। इसके सहारे वे अपने लिए देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहती थी। इससे इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों, खासकर भूमिहीन किसान, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला और बेरोजगार नौजवानों के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार करने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप 1971 के चुनावों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और इंदिरा गांधी कांग्रेस की क्या हुई, पुनः स्थापना हुई। ओके, बस आज का जो ये चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा ये चैप्टर। तो प्लीज़ आप इन सब को पढ़ने से पहले आप अपनी एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ें। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, एटलीस्ट अपना चैप्टर कहीं से भी इसको कंप्लीट करें, फिर सपोर्ट मटेरियल को पढ़ें, तो आपको बहुत अच्छे से ये सपोर्ट मटेरियल जितने भी हैं सारे समझ आएंगे अच्छे से। ठीक है, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अगला चैप्टर है इमरजेंसी का। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए, ओके, बाय। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, कुछ दिनों में प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट हो जाएगी सपोर्ट मटेरियल की, जो भी 2021 के एग्ज़ाम है।